हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक गवर्नमेंट की तरफ से एक डिसीजन आता हुआ दिखा है जो कि सीआरआर के अंदर में रिडक्शन देखने को मिला है। अब यहाँ पे क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग्स आरबीआई की तरफ से होती रहती हैं। उनके अंदर में जो आरबीआई होता है वो डिसीजन लेता है कि अभी क्या करना है। तो वो डिसीजंस जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं किन चीज़ों के ऊपर में कि जीडीपी की ग्रोथ क्या चल रही है। जीडीपी ग्रोथ को सुधारना है तो किसे तो सुधारा जाए, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, रिसेशन आ रहा है, क्या आ रहा है। तो ये सब सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि अब जो रेपो रेट में इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, सीआरआर में इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना है, एसएलआर में इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना है। तो वो इस पॉलिसी के अंदर में डिसीजंस लेते हैं, इस पॉलिसी मीटिंग्स के अंदर में। तो यहाँ पर जो रिसेंट में जो पॉलिसी मीटिंग हुई है उसके अंदर में उन्होंने रेपो रेट को तो वहीं पर रखा है बट सीआरआर में रिडक्शन कर दिया है। तो अब इसका मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए, आप किसी भी बैंक को अगर पैसा देते हैं तो उनको एक आरबीआई की तरफ से एक सेट रूल होते हैं कि उनको इतना पैसा तो मेंटेन रखना पड़ेगा। तो मान के चलिए आपने 100 रुपये बैंक के अंदर में एफडी करवाई या फिर डिपॉजिट करवाया। तो अब बैंक क्या करती है, उस पैसे को लोन पर देती है, आगे उससे वो पैसा कमाती है। तो अब आरबीआई का जो रूल क्या कहता है कि आपको जितना पैसा आपके पास में डिपॉजिट में आया है उस 100 रुपये में से 18 रुपये तो आपको एज एन एस एल आर रखना पड़ेगा लिक्विडिटी रेशियो के लिए। सॉरी, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब आपको सोने के बॉन्ड्स के इस फॉर्म में आपको वो पैसा रखना पड़ेगा 100 रुपये में से 18 रुपये। तो बाकी जो 4.5 रुपये हैं, क्योंकि अब तक का जो SCRR कैश रिजर्व रेशियो कि आपको कैश की फॉर्म में रखना पड़ेगा ताकि कभी भी कस्टमर अगर लेने के लिए आते हैं पैसा तो उनकी आप मीटिंग जो उनकी कंडीशन उनको मीट कर पाओ। राइट, तभी तो कहते हैं कि एक साथ में पैसे निकालने जब पूरी भीड़ पहुंच जाती है तो बैंक के पास पैसे नहीं होते। उनके पास में 4.5% ही पैसा होता है, पूरा जितना डिपॉजिट उनके पास में पड़ा हुआ है उसका। तो अब आरबीआई ने क्या कहा, 4.5% जो उनको अब तक मेंटेन करना पड़ रहा था सीआरआर, आपके 100 रुपये में से 4.5 रुपये, अब उनको बोला कि आप 4% ही मेंटेन करो। तो अब 100 में से 4 रुपये आप मेंटेन करने की जरूरत है आपको। वो जो 50 पैसे ऊपर के हैं उसको भी आप लोन पे दे सकते हो। तो यहाँ पर अब तक क्या था कि सीआरआर और एसएलआर दोनों मिला करके 22.5% तक का पैसा जो है बैंक को अपने पास रखना पड़ता था जो कि डिपॉजिट है। अब 22% ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ से हुआ क्या, अब बैंक के पास में क्या अथाह पैसा आता है। राइट, होता कैसे कैसे कि आपने 100 रुपये जमा किए, बैंक ने उसमें से 22.5 रुपये रखे और बाकी के जो पैसे थे वो लोन पर वापस दे दिए। वहाँ से उस बंदे ने वापस उसी बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, तो वहाँ से फिर उस पैसे को 22.5 रुपये रखे और बाकी का फिर लोन पे चला दिया। इस तरीके से जो बैंक होती है वो 100 रुपये को 4 से 5 बार लोन पर दे सकती है, जब तक कि वो दे सकती है, मतलब जब तक वो दे पाए तब दे सकती है एज पर आरबीआई कंडीशंस। अब यहाँ पे जो आधा परसेंट का डिक्रीज सीआरआर में देखने को मिला, इससे हुआ क्या है, इससे हुआ ये है कि अब कैश रिजर्व रेशियो कम रखना पड़ेगा तो वो लोन पे सस्ते में दे पाएंगे। होता क्या है कि जब बैंक लोन पर पैसा देती है तो सबसे जो ईजीएस्ट, क्योंकि पैसा कहीं देगी तो कहीं से लेना पड़ेगा, तो जो बैंक में जो डिपॉजिट पैसा होता है कस्टमर्स के द्वारा वो सबसे इजी में आया हुआ होता है, क्योंकि एफडी की जो रेट होती है वो उनको देनी पड़ती है, बाकी वो लोन पे जितना पैसा दे जितनी जिस रेट में देते हैं वो सबसे सस्ता उनके लिए तरीका है। अब यहाँ पे हो क्या रहा था कि बैंकों के पास में पैसा आ नहीं रहा था, डिपॉजिट आ नहीं रहा था उतना जितना वो लोन पर बेस्ट पैसा बांट दे रहे थे। तो अब इस रूल से क्या होगा कि उनके पास में इजी सोर्स जो है वो पड़ा हुआ है, बैंक के पास में ही है, डिपॉजिट पड़ा वो दे सकते हैं। अब कंडीशन क्या बनी थी अभी, क्या इस रूल के आने से पहले, मतलब इस पॉलिसी के अंदर में इस वाली चेंज से पहले क्या हो रहा था कि लोन पे जो पैसा बढ़ रहा था, डिपॉजिट आ नहीं रहे थे, तो उनको कहीं और से पैसा लोन पे उठाना पड़ रहा था और वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट बैंक को देना पड़ रहा था दूसरे कस्टमर को वो ज़्यादा था। यहाँ पर डिपॉजिट के अंदर में कम पैसा इंटरेस्ट पे देना पड़ता है, तो यहाँ पर महंगे में दो और सस्ते के अंदर में लो, डिपॉजिट वाला सबसे सस्ता तरीका होता है। इस रूल की वजह से अब बैंकों को यहाँ पे एक्स्ट्रा फायदा बीच में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्टॉक्स काम करने वाले हैं बेसिकली, तो यहाँ पर जो मेनली जो स्टॉक्स इनको फायदा सबसे डायरेक्ट होता हुआ दिख रहा है वो है बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स। और उनके अंदर में भी जो मेनली जो इंटरेस्ट जो अब तक का जो जिन स्टॉक्स के अंदर वैल्यू दिख रही है बैंकिंग के अंदर में, वो है गवर्नमेंट जो बैंक्स होती हैं, जैसे कैनरा बैंक हो गई या फिर ये अपने बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब, आईओबी, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक। इन बैंकों को, प्राइवेटाइज्ड जो बैंक्स हैं उनको भी यहाँ पर अच्छा खासा फायदा होता हुआ दिख रहा है। अब मैंने सरकारी बैंकों का पहले नाम क्यों लिया, बिकॉज इनका जो पी रेशियो चल रहा है आज के दिन वो किसी किसी बैंक का तो 5.5-6% तक भी चल रहा है, इसका 6.20 के ऊपर में चल रहा है, देख लो कैनरा बैंक का। अब इसका यूनियन बैंक का 6.41 चल रहा है, तो ये पी रेशियो बहुत अच्छा माना जाता है। अब इस पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से बैंकों का लोन जो है वो सस्ते के अंदर में कैश कैश पड़ा हुआ है उसको और महंगे में लोन बांट सकते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, इनको एक अलग से एक्स्ट्रा कमाई मिल जाएगी। कमाई मिल जाएगी तो क्या होगा, प्रॉफिट।
राइट, और साथ में इनके अंदर वैल्यू बची हुई है। दूसरी बात है कि अब क्या प्राइवेट जो बैंक्स हैं काफ़ी सारे, उनको भी फायदा होने वाला है, बट वो ऑलरेडी अच्छे खासे पीई के ऊपर में चल रही हैं, तो वहाँ पे काइंड ऑफ थोड़ा सा रिस्क है कि वो जाएंगी तो सही, ऑफ कोर्स ऐसे मूव की वजह से बैंकें जानी तो चाहिए, अब जाने के चांसेस तो सबके हैं, बट यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा अच्छे से वाला है सरकारी बैंकों के अंदर में। अब मैंने कुछ आपके पास में बैंक सामने रखी हैं, जैसे कैनरा, यूनियन, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि 6 रुपये के पी 6 के पी के आसपास में अवेलेबल हैं, तो इनको डायरेक्ट फ़ायदा होता दिख रहा है। बाकी अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि जो पैसा है बैंकों से चल करके मार्केट में आने वाला है, तो वहाँ पर जो दूसरी कौन सी कंपनियां जिनके अंदर सबसे ज़्यादा आने वाला है, देखो अब बंदा जो है लोन लेगा, तो लोन लेके वो कहाँ खर्च करेगा, तो वो सारे मार्केट पे ही खर्च करेगा, राइट। तो अब कौन से पर्टिकुलर इस मूव की वजह से, तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर को तो प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है डायरेक्टली, बट जो दूसरी कौन सी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, सर्विस बेस्ड कंपनी, उनको प्रॉफिट होते हुए दिख रहा है, तो वो कुछ खास पर्टिकुलर किसी कंपनी पे हम निशाना नहीं लगा सकते हैं, इन पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो कुछ बैंकें आपको कही हैं, आई थिंक हमने दिवाली लिस्ट में भी 1-2 बैंक्स का नाम इंक्लूड किया था, और वो अभी अच्छे खासे ऊपर चल रही हैं, बट और इनके और ऊपर जाने के इस मूव की वजह से चांसेस अच्छे खासे बन रहे हैं। अब यहाँ पे एक सवाल और आ सकता है हमारे पास में, अब यहाँ पर ये देखो कुछ किन कौन सी कंपनियों को फायदा हो सकता है उनकी हमने चर्चा कर ली, बट यहाँ पर एक सवाल और जनरल नॉलेज के लिए, कि बैंक ने ये जो आरबीआई है उसने ये डिसीजन क्यों लिया। देखो प्रॉब्लम यहाँ क्या आ रही है आरबीआई के सामने, कि जीडीपी अभी लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग जीडीपी की जो ग्रोथ है वो तो घट रही है, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, राइट। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें, रेपो रेट को घटाए या बढ़ाए, क्योंकि अगर रेपो रेट को बढ़ा दिया तो होगा क्या, लोन महंगा हो जाएगा, लोन महंगा हो जाएगा तो जो इन्फ्लेशन है वो तो कंट्रोल में आ जाएगा, बट जीडीपी ग्रोथ भी कंट्रोल में और नीचे चली जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी नीचे है और नीचे चली जाएगी। तो इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में आ जाएगा, बट जीडीपी ग्रोथ प्रॉब्लम में आ जाएगी। अब अगर घटा दिया रेपो रेट, तो इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा, जीडीपी भी ग्रोथ आएगा बट इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है आरबीआई के सामने, कि हमको जीडीपी ग्रोथ को भी मेंटेन रखना है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है, तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला है कि जो लिक्विडिटी इशू जो अभी आ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए सीआरआर को रिड्यूस कर देते हैं कुछ वक्त के लिए, फ्यूचर में जब तक कि मतलब मैंडेटरी लगता है आरबीआई को, तो ये बीच का रास्ता उन्होंने निकाला है। तो इससे फ़ायदा जो है स्टॉक मार्केट को आई थिंक ज़्यादा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, बट स्टिल एक थोड़ा सा एक सहारा मिल जाएगा मार्केट को, राइट। तो इन कंपनियों को जो अभी डिसीजन की वजह से अब बैंकिंग सेक्टर होता हुआ दिख रहा है। बाकी लेट्स सी कैसे किस तरीके से फ़ायदा होता है, कितना फ़ायदा होता है, और क्या हम गलत बैठते हैं या सही बैठते हैं, वो आगे की बातें हैं, राइट। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, सी यू टुमारो।